वन देसी जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसमें लाइट चैप्टर का सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने बोला था आपको 2 से 3 दिन इसमें लगेगा, तो कम से कम इतना तो लगेगा दोस्तों, है ना। आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखें तो और अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ ये भी समझ जाएंगे आप, क्योंकि ये भी अलग है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को, कम से कम 10 दोस्तों को आप भेजें। इसके बाद बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, और उसके बाद उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, वो ऑल आप कर लें। इससे क्या होगा, टाइम टू टाइम हमेशा आपको सभी वीडियो यहाँ से जैसे सेंड करेंगे आपके पास पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन है कि आपको रे जो होगा डेंसर से रेयर ही होना चाहिए। आप जैसे देख भी सकते हैं, पहला 2 केस मैंने लिया गया है। पहला है एयर से वाटर। जब एयर से वाटर जाएगा, जब यहाँ से रे जाएगा, ठीक है, तो ये तो जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन क्या होगा, वाटर में जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ घूम जाएगा, यानी कि नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये कभी भी टोटल इंटरनल, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है जिस मीडियम में आए उसी मीडियम में चला जाए। लाइट जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में चला जाए, तो ये कभी भी नहीं होगा। ये तो और इधर चला जा रहा है, तो ये कभी भी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे फेल कर गया। सेकेंड में देखिए, तो सेकेंड में वाटर से जब एयर में भेजेंगे, यानी कि हमेशा डेंसर से रेयर में, यानी कि सघन से आपको जो है ना विरल में जाना पड़ेगा, तब जाके दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागता है। और इसी तरीके से जब थोड़ा सा और इसी डेड रेट को बढ़ा देंगे तो ये क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, क्रांतिक कोण आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा रे। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इस एंगल को, या और यहाँ कर देंगे, ठीक है, तो ये बाहर ही निकल जाएगा, यानी कि जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में चला जाएगा, तो उसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में यूज होता है, हीरे का चमकना वगैरह इसी कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है। पहला लाइन लिखा हुआ है। पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जब प्रकाश जाती है क्या, तो आपको 4 ऑप्शन दिया है। वाटर से ग्लास, देखिए वाटर से ग्लास में नहीं होगा, ये वाटर जो है ना आपका विरल माध्यम है यहाँ पे ग्लास की तुलना में। जबकि ग्लास से डायमंड ये भी नहीं होगा, वाटर से डायमंड भी नहीं होगा, ग्लास से वाटर होगा, ठीक है। क्योंकि ग्लास से वाटर में जो है, ग्लास से वाटर ये आपका जो है सघन कहलाएगा, ये आपका विरल कहलाएगा, तो सघन से विरल में जाता है, आपको भी पता है। चलिए उसको अच्छे से समझाया गया यहाँ पे, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। पहला जो है, जब लाइट आ रही है वन में, तो वन में जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन इस दिशा में नहीं, यहाँ थोड़ा सा मुड़ गया, यहाँ से नॉर्मल से यहाँ दूर भागा। फिर एक इसी तरीके से सेकेंड में थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो ये यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे जो है ना इस लाइन में निकल गया। तो इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। यहाँ से यहाँ जो इंसिडेंट एंगल है ये वाला क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण तब होता है जब आर का मान 90 डिग्री हो जाए। वैसा आपतन कोण या आपतित कोण जब परावर्तित कोण जो है ना 90 डिग्री हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में चला जाएगा, उसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं इसमें। जब अपवर्तन कोण का मान 90 होता है तब आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, ये आपको बता चुका हूँ। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसके लिए कंडीशन है कि लाइट जो है ना, लाइट इंटर करना चाहिए डेंसर टू रेयर में, यानी कि डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, यानी कि सघन से विरल में होना चाहिए, और क्रांतिक कोण यानी इंसिडेंट एंगल जो है ना क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंडीशन। ये कोण आई जो है ना, आई ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है स्नेल्स लॉ। ये कहलाता है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर। ये साइन आई बाई साइन आर है, स्नेल्स लॉ है, ठीक है, स्नेल्स लॉ है। तो स्नेल्स लॉ ने क्या कहा है कि साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, जो n2/n1 लिख सकते हैं इसको, जो है ना
इसको मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, मीडियम 2 उसको बोलेंगे जहाँ से लाइट जो है ना निकलती है, जहाँ लाइट इंटर करता है उसको मीडियम 1 बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप, और इसे दोस्तों अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें और अच्छे तरीके से आप नोट कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, जब यहाँ पे ये आर का मान 90 हो जाएगा N2/N1, तो क्या हो जाएगा, 90 साइन 90 का मान तो 1 हो जाता है, तो आपका यही फार्मूला आ जाएगा, यानी कि डेंस रेयर टू डेंसर आ जाएगा। जब प्रकाश कांच से पानी में जाती है तो क्रांतिक कोण बतावे, तो क्रांतिक कोण बता सकते हैं आप। क्रांतिक कोण निकालने के लिए फार्मूला पूछ सकता है, तो क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं। यहाँ N2/N1 IC बराबर N2/N1 हो जाएगा, डायरेक्ट आप मान रखें, निकाल दें। इसके बाद नीचे हमेशा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, तो आपको निकल गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है, सबसे ज़्यादा यही आपसे पूछता है एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल को तो आप ध्यान रखें। ठीक है, यह है शाइनिंग ऑफ द डायमंड, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, यानी कि जहाँ पे रेगिस्तान वगैरह होता है वहाँ, चाहे काफ़ी ज़्यादा बेल फॉलिश रोड होता है वहाँ पे जो होता है ये सब चमकना स्टार्ट हो जाता है। लगेगा आपको पानी है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं होगा, उसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। इसके बाद प्रकाशीय तंतु में ये तो काफ़ी ज़्यादा होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, और इंडोस्कोप में होता है जो आपको चमकता है इस तरीके से, जो अलग अलग टुकड़े टाइप का, उसमें बहुत सारा कांच का टुकड़ा हो सकता है या किसी और चीज़ का टुकड़ा हो सकता है, आपको कभी कभी देखते हैं टेबल वगैरह पर चमकता है, तो उसको उसमें यूज होता है अलग अलग तरीके से। हीरा का चमकना, ये सब जो है सभी आ जाएगा। चलिए, अब है पांचवा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये 10th में भी पढ़ना है डिटेल से। जब हम वाइट लाइट को, जब यहाँ पे देखिए वाइट लाइट को, जब यहाँ पर वाइट लाइट को हम गुजारते हैं तो ये आपका 7 कलर में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर रेड है, यानी कि रेड का सबसे डेविएशन कम हुआ है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी कम है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वायलेट का ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसीलिए वायलेट, ब्लू और ग्रीन, ये जो है ना ब्लू, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों के तीनों जो है प्रकाश फैल जाता है तेज़ी से, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, प्रकाश का वर्ग विचलन कहलाता है। लाल रंग के विचलन कम होता है जबकि बैंगनी रंग का ज़्यादा अधिक होती है। रेनबो भी यहाँ बनता है। अगला है रेनबो इंद्रधनुष, जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए इसमें 3 चीज़ है, आपको पहले रेनबो अगर किसके कारण बढ़ता है तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट दे दे तो पहले तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये भी नहीं दिया है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर वो भी नहीं दिया है तब अपवर्तन हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। रेनबो जो होता है 2 टाइप का होता है, इंद्रधनुष 2 टाइप का बनता है। तो चलिए प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, इसको भी देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्या दोनों में अंतर है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में इसमें जो है ना आपका रेड कलर ऊपर होगा, वायलेट नीचे होगा। जिस तरीके से वर्ण विक्षेपण हो रहा था, रेड ऊपर रह रहा था, वायलेट नीचे, लेकिन इसमें आपको चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से, जब यहाँ से लाइट गया, जब ये ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, जब यहाँ से लाइट गया तो लाइट रेड ऊपर जाएगा, वायलेट नीचे जाएगा। एक बार जो है ना, एक बार इसी के अंदर जो है, इसी के अंदर टकराया दोबारा, तो जब रेड बाहर निकल जाएगा इसके बाद वायलेट एक ही बार में बाहर निकल जाएगा। जबकि यहाँ पे दोबारा देखिएगा तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 बार टकराया है। देखिए एक बार टकराया यहाँ पे, फिर अगला टकराया यहाँ पे, तो इसमें 2 बार टकराया है। इसीलिए जो है ना आपको ये सेकेंड कहलाता है, सेकेंड रेनबो। ठीक है, ये दोपहर में कभी भी नहीं बनता है, ये हमेशा जो है ना सूरज के अपोजिट बनता है। सूरज जिस दिशा में है, पूरब में है तो पश्चिम बनेगा, पश्चिम में तो पूरब बनेगा, और दोपहर में नहीं बनेगा। अब बारिश के समय ही हमेशा बनता है। तो ये आप ध्यान से ये सब बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण और विवर्तन, डिफ्रैक्शन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है चीज़ें। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है ये सब सवाल, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यतिकरण का मतलब होता है, पहले तो समझ चलिए, कलर इन वाइन ड्रॉपलेट्स, तेल की बूंदों में रंगों का दिखना। आप देखें कभी कभी पानी में भी अगर तेल के बूंद डालते हैं तो चमकना स्टार्ट हो जाता है, ये व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण का मतलब होता है जब 2 लाइट जो है ना, 2 लाइट सुपर इम्पोज करे इस तरीके से, 2-3 यानी कि बहुत सारा लाइट जो है ना सुपर इम्पोज करना लगे। सुपर इम्पोज 2 तरीके से कर सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है, एक तो उसी पे चला जाए, दूसरा हो सकता है कि इसका फेज जो है ना अपोजिट हो जाए, इस तरीके से भी सुपर इम्पोज कर सकता है। जब इस तरीके से जाएगा तब तो नहीं दिखेगा, लेकिन सुपर इम्पोज जब करेगा दोनों एक ही लाइट पे तो चमकना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कलर ऑफ द ये जो है आपका मोर के पंखों का चमकना, ये भी हो जाएगा। इसके बाद पानी का बुलबुले में रंग दिखना, ये भी हो जाएगा, पानी के बुलबुले में रंग दिखना।
जो मेन कारण होता है वो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस भी नहीं दिया रहे, इंटरफेरेंस नहीं दिया रहे, तब आपका जो है ना रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अपवर्तन भी हो सकता है अगर नहीं दिया, इंटरफेरेंस नहीं दिया हो, तब ये तीनों ऑप्शन में ये सभी जो एग्जाम्पल दिया गया है। अगला है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है जब किसी, जैसे ये मान लीजिए ये है, ये यहाँ पे जब कोर पे लाइट पड़ेगा ना तो चारों तरफ भी खट जाएगा लाइट, उसी को विवर्तन कहते हैं। वो सीडी में होता है, डीवीडी में होता है, चमकना जो होता है वो इसी कारण चमकता है, विवर्तन के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण। बुक पर 3D होलोग्राम होता है, वो भी इसी कारण चमकता है। इसमें भी वही है, डिफ्रैक्शन दिया रहे तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहे तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से कुछ फैक्ट बातें देखते हैं। जैसे आइंस्टीन नोबेल प्राइज़ किस थ्योरी के लिए मिला है? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, 1905 में बनाया था, लेकिन उसके लिए नहीं मिला था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके लिए भी नहीं मिला था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, विद्युत प्रभाव के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए ऊपर वाला नहीं मिला था। लाइट जो होता है, दो चीज़ें, दो नेचर होता है, वेव पार्टिकल होता है और पार्टिकल नेचर होता है। ड्यू नेचर ऑफ द होता है, डी ब्रोगली ने दिया था, ठीक है। तो फोटोन थ्योरी कौन दिया था? ये प्लांक्स ने दिया था, ये पूछता है, ठीक है। और द्वैत नेचर कौन बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है। ड्यूल नेचर जो है तो वेव नेचर है। वेव नेचर का मतलब है जब लाइट इस तरीके से चलती है। पार्टिकल नेचर में होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉप्टेन इफेक्ट, ये दोनों आता है पार्टिकल नेचर में। पार्टिकल नेचर मतलब सीधा चलता है, पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में चलते रहता है, उस तरीके से प्रोपगेट करता है। तो इसके कारण ही, पार्टिकल नेचर के कारण ही आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो छाया बनता है पेड़ का, जो डिफ्रैक्शन के कारण बनता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन आल्सो ड्यूल नेचर, इलेक्ट्रॉन भी ड्यूल नेचर होता है, सही बात है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। लाइट ट्रांसवर्स वेव होता है, सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला होगा ई इजकल टू एच म्यू। तो ई इजकल टू एच इंटू म्यू होगा। म्यू को जगह पे आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, एच इंटू एफ, तो ये भी आप कह सकते हैं। एफ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, एच हो जाएगा प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का मान है दिया हुआ है 6 × 10⁻³ -34 जूल सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, डायमेंशन ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम बोथ सेम होता है। ये आपको पढ़ा दिया गया है, यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको आप देख सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। इट इज़ कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। कन्वर्जिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि जब कनकेव में जो है ना, इस तरीके से जब लाइट आएगा तो लाइट जो है ना फोकस से निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से जाएगा तो यह सारी के सारी लाइट कन्वर्ज होगा, जितना आएगा ना सब कन्वर्ज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फोकस पे मिलेगा, तो इसको कन्वर्जिंग भी कहेंगे। लेंस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से सारे जो ये इसमें इमेज बनता है, एक बार मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या है, ओवरव्यू। देखिए इस तरीके से जो है, इस तरीके से ये मिरर है, ठीक है। यहाँ पे पोल होगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, इधर मान लीजिए इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका तो फोकस पे बनेगा इमेज, और वास्तविक बनेगा पॉइंट साइज बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा बहुत ही छोटा, उल्टा बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर सी इन्फिनिटी और सी के बीच में रहा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा। अगर सी पे ही रहा तो सी पे ही बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद होगा, इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा। सी और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो एफ और सी और एफ के बीच में बनेगा, चाहे सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। सी पे रहेगा तो सी ए पे बनेगा और बराबर बनेगा। ध्यान रखना है कि अगर फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा बहुत बड़ा, जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा सब बहुत ही छोटा। इसके बाद इन्फिनिटी और सी के बीच में रहेगा तो वो बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा। और सी और एफ के बीच में जब रहेगा ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज बनेगा सी और इन्फिनिटी के बीच में बड़ा बनेगा, और सी पे रहेगा तो बराबर बनेगा। जब एफ और पोल के बीच में रहेगा तो उसका इमेज जो है ना पीछे बनेगा, इधर पीछे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस यही 6 कंडीशन है आपको। और इसमें फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही सब है, आपको छेवों की छेव दिखाया गया है। देखिए इसमें थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, इस फिगर को क्या मतलब है कि जब 1 पे है, ठीक है, तो इन्फिनिटी यहाँ पे 1 पे है तो 1 का कहाँ बनेगा, देखिए इसका फोकस पे बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद 2 का देखिए, 2 का कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ 4 पे, ठीक है। इसमें सी पर 3 का 3 पे मैच कर रहा है यहाँ, ठीक है। इसके बाद इसका जो है ना 6 है यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे है, पीछे बना है, इरेक्ट बना है, सीधा बना है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 1 2 3 ऊपर दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ से 1 2 3 इधर चल जाइए, और 1 2 3 इधर चले जाइए, आपको दिख जाएगा। 1 2 3 इधर चले जाइए, 1 2 3 इधर चले जाइए, एक आप केस छोड़कर बस। अगला है इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट बिटवीन द सी और एफ के बीच में होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। सी और एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच में होगा तो उसका बनेगा सी और इन्फिनिटी के बीच में। यही आपको एक एग्जांपल लिया गया है। यू जब तक कनकेव मिरर देखिएगा तो कनकेव मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग देखिएगा, तो यही आपको पूछता है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि सेविंग मिरर के रूप में होता है, दंत चिकित्सा के रूप में होता है, हेडलाइटिंग ऑफ द भान होता है, हेडलाइट जो है ना आगे वाला लाइट जो होता है उसमें। इसके बाद साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण होता है। अब इसके बाद में जो है ये पैराबोलिक मिरर होता है, यानी कि सर्च लाइट में होता है, सोलर हीटर में हो जाता है। ENT का मतलब है ईयर नोज नोथ, इसमें आ जाता है। फिर एक से बाद रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में आ जाता है। ये सारे जो है एक कनकेव मिरर का यूज है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कनकेव मिरर का यूज, तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखिए। अगला है कन्वेक्स मिरर। देखिए दोस्तों, कन्वेक्स मिरर में तो आपको 2 ही इमेज फॉर्म होता है। एक तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आपको फोकस पे बनेगा, आप इन्फिनिटी पे रखिए, इसका फोकस पे बनेगा 1 पे। लेकिन आप जहाँ भी रखिए इस बीच में हमेशा जो है ना फोकस और पोल के बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा, और छोटा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। इसका फोकस हमेशा जो है राइट साइड में होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है फोकस। बाकी इसका जो है ये फोकस पॉजिटिव होगा, भी हमेशा पॉजिटिव होगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा इसका, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज ऑल्सो डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये फैल जाता है। डाइवर्जिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइट जब जाती है ना इस तरीके से, तो इस तरीके से फैल जाती है, ठीक है, चारों तरफ, इसलिए यह प्रकाश के फैलाव को कार्य करता है। उपयोग क्या है इसका, साइड मिरर ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के साइड मिरर में लगेगा। इसके बाद मेट्रो प्लेटफॉर्म मिरर में लगेगा, वहाँ भी लगेगा, मेट्रो वगैरह जहाँ होती है मेट्रो में लगता है। ATM मशीन में लगता है, ठीक है, ATM मशीन में लगा रहता है। इसके बाद में शार्प टर्नर, जहाँ पे इस तरीके से रोड रहता है तो वहाँ पे जो है ना कहीं पे इस तरीके से जब इधर के लोग जब आए तो उधर दिखे, यहाँ पे कहीं पे पुल लगा दिया जाता है। स्ट्रीट लाइट में यानी कि रोड की लाइटों में लगाया जाता है, तो आप ये सब ध्यान रखिएगा। इस रोड की लाइट में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे फैल जाए, ठीक है, आपको चारों तरफ जो है लाइट फैल जाए। इसके बाद मिरर फार्मूला है, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। 1/f इजकल टू 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ एफ फोकल लेंथ है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू जो है ना भी इमेज डिस्टेंस है। इस तरीके से है, आप ये देख सकते हैं। ये सब जो है ना आप एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। 2 एग्जाम्पल दिया गया है, दोनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दोनों तीनों, ठीक है। इसके बाद हम लेंस है, तो लेंस हम अगले में पढ़ेंगे। अच्छा चलिए, एक हम बता देते हैं आपको कि एक आपको जो है ना किस तरीके से बनेगा न्यूमेरिकल, वो देख लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज इज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज 7 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ना हाइट दे दिया, एच ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर। एट द 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। अब यू का मान दे दिया -27, तो आप ध्यान रखिएगा। फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर दे दिया है, फोकल लेंथ दे दिया है 18, यानी कि फोकल लेंथ का मतलब है कि एफ दे दिया, ठीक है, एफ दे दिया -18। व्हाट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन प्लेस ऑन दैट द इमेज फॉर्मेड ऑन द फ्रंट साइज ऑफ द एंड द नेचर ऑफ द इमेज भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। 1f दिया है, u दिया है, तो आपको निकालना है भी जब निकालिएगा तो -54 आ जाएगा। यहाँ पे इस फार्मूला में रख के देख लीजिए, -54 आ जाएगा। -54 का मतलब है कि देखिए u -27 पे है, -54 पे है, उससे दुगुना डिस्टेंस पे है। मैग्नीफिकेशन निकालिएगा तो आपका जो है ना इस तरीके से आ जाएगा -u/v। तो ये जब रखिएगा तो आपका यहाँ पे यहाँ पे -54 और 27 रखिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है तो वहाँ पे 14 आ जाएगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो ये आप निकाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो
आपको दोस्तों ये शुरू से अंत तक आपको बहुत ही 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, तभी जाके इसमें आपको क्लियर होगा चीज़ें। और इसको आपको अगर लग रहा है कि स्लो है तो आप स्पीड करके देख सकते हैं इस चीज़ को। और आपको शुरू से देखिए, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो सारे वीडियो जाके देखिए। अभी 2-3 हम मैंने डाल दिया है फिजिक्स का, और लाइट का 2 लेक्चर हो चुका है, 1 लेक्चर और होगा, तो 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, है ना, क्योंकि मुझे भी मन लगे। और इसके बाद जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ना तुरंत बनाएं। ऐसे तो मैं रोज़ बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन तभी भी आप जब ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक मिलता है और कमेंट मिलता है, तो मुझे भी उत्साह मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो